हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है डिफाइन कैपेसिटेंस एंड कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, तो ये रहे हमारे वर्किंग स्टेप। स्टेप नंबर 1 में हम डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस क्या होती है। स्टेप 2 है, इसमें हम डेरिवेशन करेंगे और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे और कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये रहे हमारे वर्किंग स्टेप। अब चलिए हम स्टेप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। तो कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर की अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कैपेसिटेंस कहलाती है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैन बी एक्सप्रेस एज, यानी कैपेसिटेंस इक्वल्स चार्ज अपॉन वोल्टेज। मैथमेटिकली और सिंबल में हम इसको यूं लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, वे C इज कैपेसिटेंस और इसकी हमने डेरिवेशन भी निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लास्ट में हम यूज भी करेंगे, तो इसको जरा ध्यान में रखना है हमने। तो अब डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं। तो लेट अस कंसीडर टू कोएक्सियल सिलेंडर एज शोन इन फिगर। तो ये देखें, let the inner cylinder has radius a and positive charge is uniformly distributed on it। तो इनर जो रेडियस है, इनर जो सिलेंडर है उसका रेडियस ए है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये देखिए जी, सिलेंडर है आपके पास, ये इनर सिलेंडर है और इसके ऊपर आप देखें, ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट। अब हम नाउ let the outer cylinder has radius b and negatively charge is uniformly distributed over it। अब हम एक और कंसीडर करेंगे रेडियस, एक और सिलेंडर कंसीडर करेंगे जिसका कि रेडियस b होगा। ये आ गया जी b सिलेंडर, और यहाँ पे इसका रेडियस क्या है? b है, और इसके ऊपर ये देखें नेगेटिव चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब ये देखें, ये जो आउटर रेडियस है उसका, आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस बी है और जो इनर सिलेंडर है उसका रेडियस ए है, स्मॉल ए। ओके, और लेंथ यहां से यहां तक लेंथ हमने इसको एल सपोज की है, ये जी लेंथ आ गई। ठीक है जी, ये लेंथ है इस पूरे सिलेंडर की, दोनों की लेंथ सेम है, एल ही कंसिडर करनी है। ठीक है। So now construct an imaginary surface in the form of cylinder with radius r। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सिलेंडर्स के दरमियान में हमने एक गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करना है और वो गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर की शेप की ही होगी। तो ये देखें जी, ये आपके पास एक गॉसियन सरफेस आ गई है और आप देख रहे हैं कि इसकी शेप भी सिलेंडर की जैसी ही है और इसका रेडियस आपने कितना सपोज करना है? r। वो यहाँ भी हमने मेंशन किया है कि रेडियस हमने इसका r सपोज करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द गॉसियन सरफेस। तो आपको पता है गॉसियन सरफेस सिलेंडर की शेप की है और सिलेंडर की शेप में हम 3 फेसेस से फ्लक्स कैलकुलेट किया करते हैं, यानी टॉप से, फिर हम बॉटम से करेंगे और फिर ये जो कर्व्ड पाथ है, इससे भी कर्व्ड सरफेस है, ये भी हम करेंगे। तो 3 तरीकों से, 3 मुख्तलिफ जगहों से इसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे नाउ द फ्लक्स थ्रू टॉप कैप्ड गॉसियन सरफेस, यानी ये ऊपर वाली सरफेस पे। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये रेडियली आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पे एंगल 90 बन जाएगा। तो ये देखें जी, पहले फ्लक्स का आपने फार्मूला लिख लेना है, φ1 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करना है, तो आप यहाँ पे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ये एंगल देखें, मैं एंगल आपको बता रहा था पहले कि ये 90 डिग्री बनेगा ई और डी ए के दरमियान। ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ ऐसे, जबकि एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है, लिहाजा दोनों की डायरेक्शन के दरमियान 90 एंगल बनेगा। तो आपने cos 90 लिख देना है और आप सारे जानते हैं कि cos 90 जीरो होता है, लिहाजा ये सारी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। तो φ1 की वैल्यू हमारे पास जीरो निकली। अब इसी तरह हमने ये जो बॉटम वाली कैप्ड सरफेस है, यहाँ से भी आपने क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ भी एरिया वेक्टर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। तो ये सेम केस ये बनेगा
तो द फ्लक्स थ्रू द बॉटम कैप्ड गॉसियन सरफेस, वो भी हम मैथमेटिकली कैसे निकाल लेंगे, उसको फाई टू कह देंगे, और सेम ये वाला फार्मूला आपने लगा देना है, और कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट ओपन किया तो कॉस थीटा आ जाएगा, और ये अगेन 90 डिग्री, और यहाँ भी जवाब आ जाएगा 0। तो टॉप और बॉटम सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट जब किया तो वो दोनों में 0 0 निकला। अब रहेगा कर्व्ड। नाउ द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड गॉसियन सरफेस, वो क्या होगा, फार्मूला आपने वैसे ही लिखना है जैसा ये आपने ऊपर लिखा है तीनों में, तो ये सेम आएगा। अब आपने cos थीटा ये लगा देना है, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ओपन किया, और यहाँ पे ये एंगल अब की दफा ये 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो इस जो सरफेस का ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होगा। ये जो एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है, और इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की आउटवर्ड होगी, ऐसे बाहर की तरफ, जबकि यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लिहाजा अब आप देख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ई और डी ए के दरमियान जो एंगल है ये 0 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डी ए मैं बना रहा हूँ, तो ये जनाब ये देखिए दोनों का एंगल, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो लिहाजा ये एंगल 0 हो गया। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे 0 लगा देना है, और cos 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब आपने ये एरिया जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, आप सारे जानते हैं वो 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल होता है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल होता है। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की जगह अब नेक्स्ट आपने क्या लिख देना है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल। ये सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, यकीनन आप सबको याद होगा। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा, आपने ये फ्लक्स फाई 1 फाई 2 और फाई 3 को आपस में एड अप कर लेना है। तो चलिए इसको एड अप करते हैं। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी, ये सबको आप ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर लें, फाई 1 और फाई 2 दोनों 0 हुए थे, जबकि फाई 3 आपको पता है ई टाइम 2 पाई आर एल निकला था, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है, इसको बाद में हम यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम गॉसेस लॉ, आप जानते हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ वी कैन राइट, गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म आप सारे जानते हैं कि फाई टोटल जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। यहाँ से ये फाई टोटल की ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में आपने पुट कर देनी है, यू विल गेट, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, अब यहाँ से आप ई की वैल्यू भी निकालेंगे तो ये सारी टर्म इसके बटे में डिवाइड हो जाएगी नेक्स्ट में। तो ये देखें, ये सारी टर्म इधर आपने डिवाइड कर दी और इसकी इक्वेशन नंबर 4 कह दिया, ये आगे हम यूज करेंगे, सही है। नाउ एज वी नो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपने पढ़ा हुआ है ई इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो वहां से आप ये देखें पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन है, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डी ए, यानी आप इनर जो रेडियस है, इनर सिलेंडर का रेडियस, वहां से आप फाइनल जो आउटर सिलेंडर है उसके रेडियस तक आप जा रहे हैं, आपकी सरफेस जो गॉसियन सरफेस है ये इसकी रेंज बनती है, इसलिए आपने लिमिट लिखनी है ए से बी। अब यहाँ पे आप ई की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे इधर, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखिए ये वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 4 से ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, ओके, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये कुछ चीजें कांस्टेंट है, इसको आउट कर देना है। तो अब आपके पास ये सारी चीजें कांस्टेंट है, अब आपने इसको क्या कर दिया, आउट कर दिया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है, याद आ गई, यहाँ ये एरिया नहीं है बल्कि आपने यहाँ पे डिस्टेंस लेना है, ठीक है, आर लेना है, तो ये आर है, ठीक है। तो यहाँ भी फिर यहाँ भी ये ए की बजाय जो है ना आपने आर लिखना है, ठीक है, और यहाँ भी स्टूडेंट्स आपने ए की बजाय क्या लिखना है, आर लिखना है, ओके। तो ये ए नहीं है, ये बल्कि आर है, ठीक हो गया। तो अब जरा देखें, अब नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, ये आर है और ऊपर डी आर पड़ा हुआ है, तो फिर नीचे वाली रकम का अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो आपको पता है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग नीचे वाली रकम। तो ये टर्म तो वैसे आ जाएगी इंटीग्रेशन के साथ, और ये इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो लॉग क्या होगा, लॉग नीचे वाली रकम लॉग आर होगा, ओके। और ये फिर आपने लिमिट लिखनी है ए से बी, तो ये ए से बी, ए नीचे यहाँ पे लिख दें आप, तो यहाँ पे आपने ए भी लिखना है, ठीक है, लोअर लिमिट और ये आ गई अपर लिमिट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है
आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सप्लाई करनी है। ये देखिए जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर की जगह पहली दफा बी आएगा, बाद में माइनस आर की जगह बाद में ए आएगा। तो ये आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। अब आपको पता है ये दो लॉग माइनस हो रहे हैं, इट मीन ये दोनों आपस में डिवाइड भी इसको आप डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। ये देखिए बी ओवर ए, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से इस क्यू को आपने इस वी के नीचे डिवाइड कर देना है। वो क्यू, वो आगे हम चल के आपको बताते हैं। ये देखें जी, आपने इस क्यू को इधर डिवाइड कर दिया इधर, ठीक है। अब दोनों तरफ से आप इनको रेसिप्रोकल कर दें, यानी ये टर्म ऊपर और ये भी टर्म ऊपर और वो वाली नीचे, दोनों को रिवर्स कर दिया, दोनों साइडों से रिवर्स कर दिया। तो ये देखिए अब क्यू ऊपर चला गया, वी नीचे, और ये जो सारी टर्म थी नीचे थी अब वो ऊपर चली गई, और जो ऊपर वाली टर्म थी वो नीचे आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, मैंने जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एक इक्वेशन नंबर 1 है, ये लास्ट में यूटिलाइज होगी। देखें जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हमारे पास ये भी है Q अपॉन V, तो इसका मतलब ये जो टर्म इन दी लेफ्ट हैंड साइड है ये एक्चुअली C के इक्वल है। तो ये वैल्यू आप इसके अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये देखें आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा C इज इक्वल टू 2 पाई L इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग B अपॉन A। तो ये क्या निकली स्टूडेंट्स, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की क्या निकली, कैपेसिटेंस। ओके, अब हम देखते हैं कि ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं, आपने देखना है कि ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो डिपेंडेंस सबसे पहले कैपेसिटेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए जी, बटे के ऊपर आया हुआ है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर है, ये देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर है, ये कम से कम होना चाहिए, ठीक हो गया। और इसके अलावा फिर आपका रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, तो ये रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।